हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। ऑलरेडी जो बाकी के 5 चैप्टर है वो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो फटाफट से जाके देख लो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा हम टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन वाईफाई, वाईमैक्स एंड जिग्बी नेटवर्क्स। ठीक है, ये हमें डिफाइन करना है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वाईफाई कि वाईफाई की डेफिनेशन क्या होती है। Wi-Fi is a wireless networking technology that allows devices to connect to the internet or local networks using radio waves। ठीक है, तो Wi-Fi क्या है? Wi-Fi एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है डिवाइसेस को टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क्स यूजिंग रेडियो वेव्स। आपको ऑलरेडी पता है Wi-Fi क्या होता है। हम राउटर के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी जो मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में या तो फिर लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और ये जो कनेक्शन होगा ये किसके थ्रू होगा? इट विल बी डन यूजिंग द रेडियो वेव्स, राइट। ये किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करती है? सो इट ऑपरेट्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो इसके जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है कौन से हैं? 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक के। एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर यूज होता है, यानी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होगा। इसको आप ब्रॉड एरिया के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वाईफाई, राइट। वाईफाई क्या है? एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है यूजिंग रेडियो वेव्स। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ऑपरेट करती है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है अपने पास वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है? सो वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन फॉर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ओवर लार्ज एरियाज। तो हमारा जो वाईफाई था वो था फॉर लो एरियाज। ये जो है ये क्या है? इट इज़ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ओवर लार्ज एरियाज। यानी कि आपको जब हाई स्पीड कनेक्शन चाहिए ओवर लार्ज एरियाज तो उस केस में आप वाईमैक्स का यूज करते हैं। इट सपोर्ट्स बोथ फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेट्स ऑन द 2.3 गीगाहर्ट्ज एंड 3.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो ये जो है ये 2.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.5 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में काम करेगा। एंड इट विल ऑफर यू द स्पीड अप टू 1 Gbps, यानी कि आपको काफ़ी अच्छी स्पीड है वो प्रोवाइड करता है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड वाईफाई मैक्स इज कि जो वाईमैक्स है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए यूज होगा ओवर लार्ज एरियाज, जबकि जो वाईफाई है वो लोकल नेटवर्क्स के लिए यूज होगा फॉर शॉर्ट एरियाज। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। और वाईमैक्स के जो फुल फॉर्म है उसको याद रख लेना, इट इज वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, चलिए डन। अब बात करते हैं अपने जिग्बी के बारे में। जिग्बी क्या है? तो जिग्बी क्या है? जिग्बी इज अ लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। जिग्बी जो है ये लो पावर है, ठीक है। इट इज़ अ लो पावर लो डेटा रेट, यानी कि ये जो डेटा रेट प्रोवाइड करता है वो कैसी होती है? लो डेटा रेट होती है, और ये लो पावर डिवाइसेस के लिए है। तो इट इज़ अ लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ डिजाइंड फॉर IoT एप्लीकेशंस लाइक एंड ऑपरेट्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। और इसी की वजह से इसको हम IoT एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस। यानी कि आप इसको होम ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट होम्स के अंदर, फिर इंडस्ट्री ऑटोमेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप रिमोट से अपना फैन ऑन कर पा रहे हो, सो दैट थिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द जिग्बी नेटवर्क। यानी कि शॉर्ट रेंज के डिस्टेंस के लिए जब आप लो पावर और लो डेटा रेट में ऑपरेट करना चाहते हो तो उस केस में आप जिग्बी का यूज़ करेंगे। सो IoT एप्लीकेशंस में ये मेनली यूज़ किया जाएगा। और इसका फ्रीक्वेंसी बैंड भी याद रख लो, ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड पे जो है ऑपरेट करेगा। ये क्या सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है इन पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, यानी कि छोटे एरिया नेटवर्क में आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, यानी कि इसमें मैश टोपोलॉजी फॉलो होगी पीयर टू पीयर नेटवर्क वाली, विथ लो पावर कंजप्शन। और इसमें जो पावर कंजप्शन है बहुत कम होता है। और मेनली इसी की वजह से हम इसको बैटरी वाले डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, कि जिन डिवाइसेस में बैटरी आती है ताकि उनकी बैटरी जल्दी
कम ना हो जाए, राइट। बिकॉज यही इसका मेन बेनिफिट है कि इसके अंदर पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, और ये शॉर्ट रेंज के डिस्टेंसेस में जब आप चीज़ों को ऑपरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसमें इंटरनेट की भी स्पीड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ये पावर कंजप्शन भी इसमें बहुत कम होता है। इट हैज़ लो पावर एंड लो डेटा रेट, ठीक है। तो ये ZigBee शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, स्पेशली IoT एप्लीकेशंस में, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट थियरी के बारे में, जहाँ पे हमें देखना है वायरलेस एडहॉक नेटवर्क एंड मोबाइल पोर्टेबिलिटी। इन दोनों को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि व्हाट इज वायरलेस एडहॉक नेटवर्क एंड व्हाट इज मोबाइल पोर्टेबिलिटी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वायरलेस एडहॉक नेटवर्क। ये क्या होता है? सो अ वायरलेस एडहॉक नेटवर्क इज डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क वेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट रिलाइंग ऑन अ सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है? तो वायरलेस एडहॉक नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क है, यानी कि इसमें कोई भी मेन एक्सेस पॉइंट नहीं होगा। देयर इज नो एक्सेस पॉइंट, कोई यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम नहीं होगा जो बाकी के डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट करेगा। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क है जहाँ पे जो डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली विदाउट रिलाइंग ऑन अ सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता है। ईच डिवाइस इन द नेटवर्क कैन एक्ट एज बोथ अ होस्ट एंड अ राउटर, यानी कि हर एक डिवाइस यहाँ पे एज अ होस्ट भी काम कर सकता है और एज अ राउटर भी काम कर सकता है, राइट। एज अ ट्रांसमीटर और एज अ रिसीवर काम कर सकता है, डायनेमिकली फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग द नेटवर्क एज नोड्स ज्वाइन और लीव। तो ये हो गया हमारा वायरलेस एडहॉक नेटवर्क। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी बात किया था, राइट, एडहॉक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने दो देखा था कि एक एडहॉक होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN होता है और एक एडहॉक WLAN होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे एक्सेस पॉइंट होगा, और वायरलेस वाले में क्या होता है, मतलब सॉरी एडहॉक वाले में क्या होता है कि देयर इज नो एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होगा, राइट। ये बात हमने डिस्कस की थी सेकेंड चैप्टर में। 802.11 आर्किटेक्चर जो था वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और एडहॉक आर्किटेक्चर देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा फटाफट से देख लो, वहाँ पे जाके तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वायरलेस एडहॉक नेटवर्क क्या होता है, राइट। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होती है, कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता है, ऑल द डिवाइसेस आर देमसेल्व्स दी होस्ट और राउटर, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल पोर्टेबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं मोबाइल पोर्टेबिलिटी के बारे में। ये क्या है? सो मोबाइल पोर्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिटेन मोबाइल फोन नंबर्स एंड सर्विसेज व्हेन स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, आपने कभी ये बात की है कि मुझे अपने फ़ोन नंबर का पोर्टिंग करवाना है, राइट। तो कई बार हमारा ये होता है ना कि इसकी भाई हमारा एयरटेल का कार्ड होता है और एयरटेल का फ़ोन नंबर होगा हमारे पास ऑब्वियसली, और फिर हम चाहते हैं कि अब हम जियो में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि फ़ोन नंबर वही रहे बट हमारा जो कार्ड है वो किसका हो जाए, जियो का हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम पोर्टिंग करवाते हैं। पोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो सर्विसेज है वो रिटेन रहेगी, वो वैसे की वैसी रहेगी, बट आपका जो नेटवर्क है यानी कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, पहले आपका एयरटेल था सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन अब आप वो चेंज करना चाहते हो तो आपने जियो कर दिया। तो जियो करने के बावजूद आपका जो फ़ोन नंबर है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोबाइल पोर्टेबिलिटी, इस एबिलिटी को हम कहते हैं मोबाइल पोर्टेबिलिटी। तो अब इस डेफिनेशन को फिर से देखो कि मोबाइल पोर्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिटेन मोबाइल फोन नंबर्स एंड सर्विसेज। ये एक एबिलिटी है टू रिटेन मोबाइल फोन नंबर्स एंड सर्विसेज व्हेन स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में स्विच करते हैं लेकिन फिर भी आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो सर्विसेज है वो वैसे की वैसी रहती है, इसे हम बोलते हैं मोबाइल पोर्टेबिलिटी। ओके, तो इट अलाउज यूजर्स टू मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग फोन नंबर विदाउट द नीड फॉर अ न्यू वन व्हेन मूविंग टू अ न्यू नेटवर्क और प्रोवाइडर, यानी कि इस एबिलिटी के माध्यम से, इस सर्विस के माध्यम से जो यूज़र होता है उसको उसका मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जब वो किसी दूसरे नेटवर्क में अपना जो है वो ट्रांसफ़र करे, राइट। तो ये इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मोबाइल पोर्टेबिलिटी, राइट। पहले हम बोलते थे पोर्टिंग करवाना, लेकिन ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है मोबाइल पोर्टेबिलिटी का, राइट। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए अब यहाँ पे हमें देखना है ZigBee नेटवर्क्स को डीप में। सो वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑन ZigBee नेटवर्क्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो ZigBee नेटवर्क के बारे में अब यहाँ पे हम बहुत डीप में समझेंगे कि ZigBee नेटवर्क एग्जैक्टली है क्या। ये 7 मार्क्स में पूछे जाएगा, तो इसको अच्छे से समझ लो यहाँ पे कि ये है क्या। तो ZigBee इज अ लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल,
पहले तो ये समझ लो, ये लाइन सबसे पहले लिखनी है। जिग्बी क्या है? एक लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है जो कि लो पावर लो डेटा रेट होता है। इट इज डिजाइंड फॉर, अब ये सेकेंड लाइन होनी चाहिए, इट इज डिजाइंड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन लो पावर डिवाइसेस। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, एंड स्पेशली कैसे डिवाइसेस के लिए? जो जिनकी बैटरी जल्दी उतर जाती हो, यानी कि उनकी पावर बहुत कम है, जो बैटरी के ऊपर काम करते हैं, यानी कि लो पावर डिवाइसेस। इट ऑपरेट्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो कितना होता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज का, विद ऑप्शनल फ्रीक्वेंसीज। उसके साथ ये दो ऑप्शनल फ्रीक्वेंसीज भी है, अगर आप इस लाइन को मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस ये वाला कर देना कि इट ऑपरेट्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। ये आपकी तीसरी लाइन होगी, ठीक है। ये ऑप्शनल फ्रीक्वेंसीज है 868 मेगाहर्ट्ज एंड 915 मेगाहर्ट्ज, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ जिग्बी इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड सेंसर नेटवर्क्स। तो ये इन सभी चीज़ों में अप्लाई होता है। ये आपकी हो जाएगी फोर्थ लाइन कि ये जो है इसकी जो एप्लीकेशन है क्या है कि आप इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन में, होम ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मैं पंखा बंद चालू कर सकता हूँ, मेरे पास रिमोट है उससे मैं लाइट बंद चालू कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कौन करके देगा? मुझे जिग्बी करके देगा। दिस प्रोटोकॉल विल हेल्प मी टू अचीव दिस टारगेट, राइट। सो इट हेल्प्स इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड सेंसर नेटवर्क्स। इन सभी चीज़ों में इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये लाइन्स आपने आगे की लिख दी। अब आते हैं इसके की फीचर्स के ऊपर। की फीचर्स क्या है, चलिए बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ जिग्बी। पहला है लो पावर कंजप्शन, यानी कि इसके अंदर पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है। जिग्बी इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो एनर्जी यूज। इसको ऑप्टिमाइज ही ऐसे किया गया है कि इसके अंदर एनर्जी का यूज़ काफ़ी कम होता है, मेकिंग इट आइडियल फॉर बैटरी पावर्ड डिवाइसेस, यानी कि जो बैटरी पे चलने वाले डिवाइसेस हैं उनके लिए ये काफ़ी आइडियल चॉइस मानी जाती है। इट हैज़ स्लीप मोड्स टू कंजर्व पावर व्हेन नॉट इन यूज। तो इसके अंदर स्लीप मोड आते हैं कि जब ये यूज़ ना हो रहा हो तो वो अपने आप क्या चला जाएगा? स्लीप मोड में चला जाएगा, जब आपका पावर कंज्यूम ना हो रहा हो, ठीक, मतलब आपके पावर को बचाने के लिए ये चीज़ होगी। उसके बाद इसके अंदर लो डेटा रेट। लो डेटा रेट का मतलब क्या है कि इसकी जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो लो होती है। जिग्बी सपोर्ट्स डेटा रेट्स अप टू 250 kbps, यानी कि बहुत कम है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर मोस्ट सेंसर एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस। लेकिन ये जो स्पीड है वो ऑलरेडी काफ़ी सफिशिएंट मानी जाती है सेंसर को कंट्रोल करने के लिए और एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि ये भी एक बेनिफिट हो गया ना कि यहाँ पे इसकी जो डेटा रेट है वो काफ़ी लो है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसेज। यानी कि आप शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं इन सेंसर्स एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस, राइट। तो अब आप समझ रहे हो कि जिग्बी का ये जो लो डेटा रेट वाला है ये डिसएडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज है कि इसकी जो स्पीड है वो अप टू 250 kbps है, जो कि सफिशिएंट है फॉर मोस्ट सेंसर एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैश नेटवर्किंग, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। अब मैंने ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर में बताई थी कि मैश, ये जो कीवर्ड है इसको याद रख लो, राइट क्योंकि ये अगर आपको एग्जाम में पूछा कि मैश नेटवर्किंग समझाओ, मतलब समझाओ, तो आप उसको समझाओगे कैसे अगर आपको पता ही नहीं कि ये है क्या? तो ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या है कि डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू डिवाइसेस, देयर इज नो सेंट्रल एक्सेस पॉइंट। तो जिग्बी के अंदर हमारा कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होगा। तो जिग्बी नेटवर्क जो है वो सपोर्ट करता है मैश टोपोलॉजी को, वेयर डिवाइसेस कैन रिले डेटा allowing for extended range and robust communication even if some devices are out of range of others। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि बहुत सारे डिवाइसेस है और जिग्बी क्या इनेबल करता है कि भाई डिवाइस जो है वो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता है। अब मैं एक डिवाइस हूँ, अब ये मेरा एक डिवाइस है, दिस डिवाइस wants to get connected to some other device, बट वो डिवाइस जो है इसकी रेंज में नहीं आता, ठीक है। यानी कि दूसरा एक फ़ोन है विच इज़ वेरी अवे फ्रॉम मी, तो मेरी रेंज में नहीं आता, तो कैसे मैं उसको कनेक्ट करूँगा? तो यहाँ पे ये बताता है कि मैश नेटवर्किंग की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि बीच में आने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, यानी कि रास्ते में जो बाकी डिवाइसेस होंगे उनके थ्रू मैं अपना मैसेज जो है वो फाइनल डिवाइस तक पहुँचाऊँगा जो मेरी रेंज में नहीं है। यानी कि मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, सी से डी तक जाएगा, और फाइनली जो मेरा ई है जहाँ पे मैं पहुँचाना चाहता था अपना मैसेज, वहाँ तक वो मैसेज पहुँच जाएगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द मैश नेटवर्किंग, जो कि हमें अलाउ करता है कि इवन इफ सम डिवाइसेस आर आउट ऑफ रेंज ऑफ अदर्स, यानी कि कुछ डिवाइसेस अगर आउट ऑफ रेंज भी हुए तो उस केस में भी जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रॉबस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जस्ट बिकॉज ये क्या है, मैश टोपोलॉजी को फॉलो करता है उसकी वजह से, राइट। यानी कि डिवाइसेस कैन रिले द डेटा, एक डेटा दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, इस तरह से डेटा जो है वो रिले हो सकता है इसमें, ठीक है। सो डिवाइसेस कैन रिले डेटा।
चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फीचर सिंपल एंड लो कॉस्ट। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इज डिजाइन फॉर सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ये काफ़ी सिंपल है और कॉस्ट एफिशिएंट है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स ऑफ डिवाइसेस लाइक स्मार्ट होम अप्लायंसेस, सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स। यानी कि बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट है, इसलिए आप इसको डिफरेंट डिवाइसेस जो होते हैं जैसे कि स्मार्ट होम अप्लायंसेस हो गए, फिर सेंसर्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, इन सभी चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली इसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर AES 120 एनक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये एनक्रिप्शन मेथड मेरे ख्याल से हमने पढ़ी थी CNS में, राइट। आपने CNS में इस चीज़ को पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर कि भाई ये क्या है चीज़, राइट। तो Zigbee जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। आप ये लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके ये बहुत अच्छी आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी, जिससे आपका जो डेटा है वो सेफ रहे, उसको कोई ऑल्टर ना कर सके, चेंज ना कर सके, और आपकी प्राइवेसी भी जो है वो बनी रहे, राइट। सो दिस इज द सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमने इसके फीचर्स को देख लिया। अब लास्ट में यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दे रखी है। तो एप्लीकेशंस ऑफ Zigbee नेटवर्क्स इंक्लूड स्मार्ट होम्स, हेल्थ केयर, एनर्जी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। Zigbee's ability to create reliable, scalable and energy sufficient networks has made it a key player in the IoT system। तो it is a very key player in the IoT system, और ये हर एक सेक्टर में जो है आप देख सकते हैं यूज़ होता है। स्मार्ट होम्स में यूज़ होगा, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ दिस एप्लीकेशंस, राइट। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको कीवर्ड याद रखें तो IoT के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल है। IoT का पूरा जो इकोसिस्टम है ये सारी चीज़ें में आ जाती है। स्मार्ट होम हो गया, फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, राइट। तो ये हमने देख लिया Zigbee को, उसके फीचर्स को भी यहाँ पे हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट थियरी पे, जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन अ वायरलेस नेटवर्क। यानी कि एक वायरलेस नेटवर्क में कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन वायरलेस नेटवर्क्स आर एज फॉलोज। तो वायरलेस नेटवर्क्स जो होते हैं आर वेरी वल्नरेबल, यानी कि बहुत नाजुक होते हैं, टू वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि इनके ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स का खतरा रहता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द रेडियो वेव्स। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हवा में ट्रेवल करती है, राइट, एयर में ट्रेवल करती है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर अटैक करना इज़ वेरी ईजी। तो उसकी वजह से जो वायरलेस हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि अटैकर इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, राइट। सो ड्यू टू द नेचर ऑफ द रेडियो वेव्स के नेचर की वजह से, विच आर ब्रॉडकास्ट ओवर द एयर एंड कैन बी इंटरसेप्टेड बाय अनऑथोराइज्ड यूजर्स, यानी कि ये जो है वो इजीली इंटरसेप्ट हो सकते हैं बाय अनऑथोराइज्ड यूजर्स। सम की सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन वायरलेस नेटवर्क इंक्लूड, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं। सबसे पहले आता है ईव्स ड्रॉपिंग। अब ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आपका जो सिग्नल है उस सिग्नल को कोई अटैकर जो है वो एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। वो उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर वो कोई चेंज नहीं करेगा, बट ही कैन मॉनिटर इट, उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। इस टाइप के अटैक को हम कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। तो सिंस वायरलेस सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू द एयर, ये एयर में ट्रेवल करते हैं, हमें पता है वायरलेस सिग्नल्स, दे कैन बी इंटरसेप्टेड बाय एनीवन विद इन रेंज। तो कोई भी इंसान जो रेंज में आएगा उसको क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। तो दिस पजेज अ रिस्क ऑफ सेंसिटिव डेटा बीइंग एक्सेस्ड बाय अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे वो भी सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, और इसके लिए हम एनक्रिप्शन मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ईव्स ड्रॉपिंग जो है वो एक मेजर कंसर्न है, यानी कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, राइट। फिर नेक्स्ट है अपना अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस में क्या होता है कि जो वायरलेस नेटवर्क्स है आर ससेप्टेबल टू अनऑथोराइज्ड एक्सेस इफ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल्स आर नॉट इन प्लेस। यानी कि अगर आपने सही तरीके से जो ऑथेंटिकेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया, सही से पासवर्ड को सेट नहीं किया, सही में अगर आपने वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं डाला, यानी कि अगर आपने सिक्योरिटी एनहेंस नहीं की, तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, अटैकर के द्वारा वो उसको एक्सेस कर पाएगा, राइट। सो अटैकर्स कैन गेन एक्सेस टू द नेटवर्क इफ वीक पासवर्ड्स, ओपन नेटवर्क्स और डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स आर यूज्ड। यानी कि अगर आपका नेटवर्क ओपन है, इसमें कोई पासवर्ड ही नहीं है, या तो फिर बहुत कमजोर पासवर्ड है, ठीक है, या तो फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स जो है उसको आपने स्ट्रांग नहीं बनाया, तो इससे होगा क्या कि आपका जो नेटवर्क है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैन इन द मिडल अटैक्स। ये क्या होते हैं, तो इन अ मैन इन द मिडल अटैक एन अटैकर इंटरसेप्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 लेजिटिमेट डिवाइसेस। यानी कि ये क्या होता है कि 2 लेजिटिमेट डिवाइसेस जो होते हैं, यानी कि जो 2 ऑथेंटिक डिवाइसेस होते हैं,
उनके बीच में जब ट्रांसमिशन होता है तो वहां पे अटैक करने वाला एक तीसरा अटैकर आता है जिसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक, मिडल में आने वाला मैन, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या करता है, आपका जो सिग्नल है उसको ऑल्टर कर देता है या तो फिर इसमें मैलिशियस डेटा इंजेक्ट कर देता है, यानी कि सिग्नल को वो खराब कर देता है। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है उसने सिग्नल को भेजा रिसीवर को, तो जो सिग्नल इसने रियली में भेजा है वो सिग्नल इसके पास नहीं जाएगा बल्कि खराब वाला सिग्नल उसके पास जाएगा, बिकॉज जो बीच में अटैकर था, मैन इन द मिडल था, उसने सिग्नल को क्या कर दिया, खराब कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉमन इन वायरलेस नेटवर्क्स ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ अटैकर्स टू इजीली इंटरसेप्ट रेडियो सिग्नल्स। तो ये जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, दीज आर वेरी इजी टू इंटरसेप्ट, इसको आप आराम से अटैक कर सकते हो। तो उसकी वजह से मैन इन द मिडल अटैक जो है वो बहुत कॉमन देखने को मिलता है इन वायरलेस नेटवर्क्स। नेक्स्ट है रॉग एक्सेस पॉइंट्स। अब ये क्या है, देखिए, रॉग एक्सेस पॉइंट इज एन अनऑथराइज्ड डिवाइस। ये एक अनऑथराइज्ड डिवाइस होता है जो मिमिक करता है एक लेजिटिमेट वायरलेस एक्सेस पॉइंट की तरह, राइट। तो ये क्या करते हैं कि खुद को ऑथेंटिक बताते हैं, लेजिटिमेट बताते हैं, और जो यूज़र जो है अगर जाल में फंस गया, यानी कि अगर उसने उसको रियल मान लिया, यानी कि ट्रू मान लिया, सच्चा मान लिया, ऑथेंटिक मान लिया, तो उसके जाल में फंस जाएगा और फिर वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। सो ट्रिकिंग यूजर्स इनटू कनेक्टिंग टू इट, यानी कि अगर यूजर ने गलती से भी इस तरीके के डिवाइस को साथ कनेक्ट कर लिया तो फिर वो क्या करेंगे, सेंसिटिव डेटा जितना भी होगा उसको वो एक्सेस कर पाएंगे और उसके बाद फर्दर अटैक कर पाएंगे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपको ऐसा बताते हैं कि भाई वो एक लेजिटिमेट कनेक्शन है, लेकिन वो सही में होता नहीं है, वो होता है अनऑथराइज्ड डिवाइस, और आप गलती से अगर उसमें कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ पे आप फंस गए, राइट। सो इसको बोलते हैं हम रॉग एक्सेस पॉइंट्स, यानी कि भाई रियल एक्सेस पॉइंट्स नहीं होते, ये छलावा होता है, ठीक है, छलावा होता है, ये आपको बहकाने का ट्राई करते हैं, आपको जाल में फंसाने का ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? सो डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो ये कहता है कि वायरलेस नेटवर्क्स आर प्रोन टू डीओएस अटैक्स। अब डीओएस अटैक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है वो रिसीवर को अगर सिग्नल भेज रहा है तो वो सिग्नल को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, बीच में वो दूसरा सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग डालेगा कि वो सिग्नल वहाँ पे ही क्या हो जाए, हैमर हो जाए, वो रुक जाए वहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करता है अटैकर, ओवरवेल्म्स द नेटवर्क विथ एक्सेसिव ट्रैफिक, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर देगा कि जिसकी वजह से जो आपका सिग्नल है जो ट्रांसमीटर रिसीवर को भेजना चाहता है वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं, कॉजिंग लेजिटिमेट यूजर्स टू लूज एक्सेस, तो वहाँ पे वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज ईजियर टू अचीव इन वायरलेस नेटवर्क्स ड्यू टू देयर ब्रॉडकास्ट नेचर। तो ये ईजी अटैक है जो ईजिली हो सकता है। देन नेक्स्ट इज सिग्नल जैमिंग, ये भी बहुत कॉमन अटैक है। अब सिग्नल जैमिंग में क्या होता है, आपने ये सुना होगा कि जब हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं या तो फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन आने वाला होता है उसकी रैली में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि जैमर लगाए हुए हैं, जैमर। तो जैमर की वजह से क्या होता है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस होता है, ठीक है, उसका नेटवर्क नहीं दिखता आपको, वहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो नेटवर्क दिखता है। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जैमर होते हैं। जब आप स्टेडियम में जाओगे मैच देखने के लिए तो वहाँ पे आप देखना कि कई बार आपका नेटवर्क आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ द जैमर, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी को फ़ोन करके बता दो कि भाई अब नेक्स्ट बॉल पे 6 आने वाला है, राइट, क्योंकि वो बैटिंग होती है उससे, तो उसके लिए वो सिग्नल जैमिंग करते हैं। तो अटैकर्स कैन डिसरप्ट वायरलेस कम्युनिकेशन बाय एमिटिंग सिग्नल्स दैट इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, यानी कि क्या करते हैं अटैकर, डिसरप्ट कर देते हैं आपकी कम्युनिकेशन को बाय एमिटिंग सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल्स डाल के जो कि आपके वायरलेस नेटवर्क के ऑपरेशन को खराब कर देंगे, लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस और कंप्लीट नेटवर्क फेलियर, या तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो जाएगा या तो फिर कंप्लीट नेटवर्क फेलियर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया सिग्नल जैमिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। कई बार ये भी होता है कि जो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं आर ऑफन एक्सपोज्ड इन पब्लिक और अनसिक्योर्ड एनवायरमेंट्स, यानी कि जो आपका मेन डिवाइस है जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, अगर वो डिवाइस ही खुद ऐसी जगह पे है कि उसके ऊपर इजीली अटैक हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है, मतलब वो तो फिर अटैकर जाके फटाफट से अटैक कर लेगा। सो मेकिंग देम वल्नरेबल टू थेफ्ट और ट्रैम्परिंग, तो उस केस में वो डिवाइसेस को चोरी भी कर लेते हैं या तो फिर उसको चेंज भी कर देते हैं, उसके अंदर की जो सेटिंग्स होती है उसको। तो फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइसेस इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकल सिक्योरिटी को मेंटेन करें, राइट। और लास्ट है लिमिटेड बैंडविथ एंड रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, वायरलेस नेटवर्क्स टिपिकली हैव लिमिटेड बैंडविथ एंड रिसोर्सेज विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स विदाउट डिग्रेडिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब ये क्या कह रहा है कि जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं
उनका जो बैंडविथ होता है, जो उनको बैंडविथ अलोकेट होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड बैंडविथ है और उस लिमिटेड बैंडविथ में उनको डेटा ट्रांसफर करना होता है, राइट। अब ऑलरेडी हमारे पास बैंडविथ ही लिमिटेड है और अब आप कह रहे हो कि इसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ, तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उन एल्गोरिथम्स को जो है वो फ्रीक्वेंसी, मतलब उनको भी वो बैंडविथ अलोकेट करनी पड़ेगी, तब जाके वो साथ में सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो जब आप एल्गोरिथम्स को बैंडविथ प्रोवाइड करोगे तो ओवरऑल जो कंजेशन है नेटवर्क के ऊपर, बैंडविथ के ऊपर, वो बढ़ जाएगा। और कंजेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी पहले जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे एल्गोरिथम्स भी है जो आपके बैंडविथ को यूज करने वाले हैं। तो लिमिटेड बैंडविथ है ऑलरेडी, अब एल्गोरिथम डालेंगे सिक्योरिटी के तो और परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स विदाउट डिग्रेडिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू इंप्लीमेंट द रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स विदाउट डिग्रेडिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, बिकॉज इससे आपका जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस है वो बिगड़ता ही है जब आप सिक्योरिटी मेजर्स डालते हैं तब। तो ये जब आपके पास लिमिटेड बैंडविथ होती है तो उस केस में भी आपका ये सिक्योरिटी चैलेंज आपको देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ पे दे रखे हैं मिटिगेशन मेजर्स, यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे ये चैलेंजेस आपको ना देखने को मिले, ये अटैक्स आपके ऊपर ना हो, राइट। तो यहाँ पे दिखाया कि भाई स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन का यूज़ किया जाए, रोबस्ट ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट किया जाए, रेगुलरली आपके सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करना है, ठीक है, और हार्डवेयर को भी आपको अपडेट करते रहना है। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स, यानी कि आईडीपीएस को आपको इंप्लॉय करना है टू डिटेक्ट मैलिशियस एक्टिविटी। अभी जो मेजर्स है इसको हम नेक्स्ट थियरी में और डीप में देखने वाले हैं, तो वहाँ पे देखते हैं सीधा। तो नेक्स्ट थियरी क्या है, ब्रीफली डिस्कस सिक्योरिटी थ्रेट्स इन वायरलेस नेटवर्क एंड सजेस्ट पॉसिबल वे ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स यानी कि अटैक्स जो है वो होते हैं वायरलेस नेटवर्क में, उसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड हमें सजेस्ट करना है पॉसिबल वे ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि किस तरीके से हम बच पाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी थ्रेट्स थे, चैलेंजेस थे, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, राइट। ये ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस थे हमारे, ईव्स ड्रॉपिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैन इन द मिडल अटैक, रॉग एक्सेस पॉइंट्स, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। देखिए ईव्स ड्रॉपिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैन इन द मिडल अटैक्स, रॉग एक्सेस पॉइंट्स। तो अगर आपको पूछे कि कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ लिखनी है, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस और सिग्नल जैमिंग। तो उसके बारे में आप डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। लेकिन अब हम बात करेंगे वेज ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं डिटेल में। चलिए, तो अब देखेंगे वेज ऑफ प्रोटेक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले है भाई एनक्रिप्शन करो। एनक्रिप्शन क्या है कि भाई डेटा को प्रोटेक्ट करना है। एनक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, सो वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स सच एस WPA3 और VPN, ठीक है। हमें वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 का यूज़ करना है। दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। WPA3 की फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है। और VPN जो है आपका है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करेगा इन ट्रांजिट एंड प्रिवेंट ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कि ईव्स ड्रॉपिंग को जो है ये होने से रोक देगा। देन ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज को लाना है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि भाई ऑथेंटिकेशन करना है तो एक ही सिर्फ पासवर्ड डाल दिया नहीं, आपको मल्टीपल फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल लेयर से गुजरना पड़ेगा। एंड नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी करना है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर आएगा नेटवर्क मॉनिटरिंग, यानी कि आपको मैन इन द मिडल अटैक को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली नेटवर्क को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। सो रेगुलरली मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर अनयूजुअल एक्टिविटी यूजिंग इंट्रूजन, यानी कि देखना है कि भाई आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आया, बिकॉज मैन इन द मिडल अटैक के अंदर तो ये होता है ना कि वो चेंज करता है, उसके अंदर ऑल्टरेशन करता है। तो आपको कंटिन्यूअसली चेक करना है कि भाई किसी प्रकार का ऑल्टरेशन तो नहीं आया ना। तो इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम्स का आप यूज करते हैं टू डिटेक्ट मैन इन द मिडल अटैक्स एंड अदर सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो ये आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग भी करते रहना है। देन यू हैव टू यूज द फायर वॉल्स एंड फिल्टरिंग, यानी कि ये क्या करेंगे, सो यूज फायर वॉल्स टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एंड फ्रॉम द वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक है। फायरवॉल्स का हमें यूज करना है जिससे आप एक्सेस को रोक सको, किसके ऊपर, तो वायरलेस नेटवर्क के ऊपर किसी भी प्रकार के एक्सेस को आप रोक सको। नेटवर्क फिल्टरिंग आपको करनी है जिससे आप क्या कर सको, ब्लॉक कर सको मैलिशियस ट्रैफिक को फ्रॉम रॉग एक्सेस पॉइंट्स, यानी कि रॉग एक्सेस पॉइंट से जो आपका मैलिशियस ट्रैफिक क्रिएट होता है, तो वैसे मैसेजेस आपके पास आए ही ना, वैसा आपके पास नेटवर्क आए ही ना कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए आपको नेटवर्क को बार बार क्या करना पड़ता है, फिल्टरिंग करनी पड़ती है उसकी, राइट। फिर है डिसेबल सर्विस सेट आइडेंटिफायर ब्रॉडकास्टिंग, SSID का मतलब होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो जब आप अपना सर्विस सेट आइडेंटिफायर को इनेबल करके रखते हो तो उससे होता क्या है कि आपका जो नेटवर्क है वो डिस्कवरेबल बन जाता है,
यानी कि हर कोई उसको देख पाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो अनऑथराइज्ड यूजर्स है वो उसको इजीली क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको डिसेबल करना है। यानी कि जब आप डिसेबल करते हैं SSID ब्रॉडकास्टिंग को, तो जो ये क्या करेगा, आपके नेटवर्क को लेस डिस्कवरेबल बना देगा टू अनऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कि अनऑथराइज्ड यूजर्स है फिर आपके नेटवर्क को जो है देख नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर है यू हैव टू यूज VPN। तो VPN जो है वो आपका क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपको क्या करना है, VPN का यूज करना है, क्योंकि ये जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन को एनहेंस करेगा एंड इट विल प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कि सेंसिटिव डेटा को आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द ईव्स ड्रॉपिंग। देन यू हैव टू यूज फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यानी कि आपको रेगुलरली अपडेट करना है अपने डिवाइसेस को, ठीक है। आपके हार्डवेयर को भी आपको क्या करना है, रेगुलरली अपडेट करना है विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स के साथ आप अपने सॉफ्टवेयर को और अपने हार्डवेयर को अपडेट करते रहेंगे, जिससे आप उसको प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट नोन वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी जो नोन अटैक्स है उससे आप उसको बचा सके। यानी कि आपको क्विकली जब अपडेट करेंगे तो नए नए जो सिक्योरिटी के अपडेट्स आते हैं वो भी आपके सिस्टम में आ जाएंगे, राइट। देन फिजिकल सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो वाईफाई का राउटर है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वहाँ पे आके कोई अटैक ना कर जाए उसके ऊपर, यानी कि फिजिकली भी उसकी लोकेशन काफ़ी सेफ रखो। सो एंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डिवाइसेस बाय सिक्योरिंग राउटर्स एंड एक्सेस पॉइंट्स इन लॉक्ड और प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि उनको लॉक्ड या तो फिर प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रखो, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो टेम्परिंग और थेफ्ट, ठीक है। जैसे उसको कोई चोरी करके ना चला जाए या तो फिर उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए आप उसकी फिजिकल सिक्योरिटी को भी एनहेंस करो, राइट। सो दीज आर द मेजर्स और द वेज ऑफ प्रोटेक्शन जो कि आपको हेल्प करेंगे। पहला तो था एनक्रिप्शन, फिर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, फिर नेटवर्क मॉनिटरिंग, फिर है आपका फायरवॉल्स एंड फिल्टरिंग, फिर है डिसेबल SSID ब्रॉडकास्टिंग, यूज ऑफ VPN, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा और एक एसेंस मिल गया होगा कि ये किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा और इसके बेसिस पे आप आराम से पॉइंट्स जो है वो एग्जाम में लिख के आ जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थियरी है इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। नेसेसरी जितना था उससे भी मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा समझाऊंगा ताकि आप उस वक्त जो है अच्छे से इस थियरी को लिख के आ सको। सो वी हैव टू टॉक अबाउट डिटेल नोट ऑन UWB रेडियो टेक्नोलॉजी। UWB रेडियो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे हमको डिटेल में समझाना है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। So what is UWB? First of all, let's talk about that. UWB जो है इट स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वाइड बैंड रेडियो टेक्नोलॉजी। अल्ट्रा वाइड बैंड, अब यहाँ पे समझो, नाम वैसा काम। अल्ट्रा वाइड बैंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा वो बहुत ही ब्रॉड होगा, बहुत बड़ा होगा, अल्ट्रा वाइड होगा। So ultra wide band is a radio technology that uses a very broad range of frequencies to transmit data over short distances. Extremely important, ध्यान से समझो। UWB है वो आपकी एक रेडियो टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करती है बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टू ट्रांसमिट डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ताकि आप शॉर्ट डिस्टेंसेस में जो है डेटा ट्रांसमिट कर सको। अब ये एफिशिएंट है फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस, मेक श्योर दिस थिंग, ठीक है। तो UWB किस टाइप के डिस्टेंसेस के लिए एफिशिएंट है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपको क्या प्रोवाइड करती है, हाई डेटा रेट्स, यानी कि एक GBps की स्पीड आपको ये प्रोवाइड करेगी, एकदम हाई स्पीड प्रोवाइड करेगी, ताकि आप अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके साथ साथ ये लोकेशन भी है, यानी कि किसी भी चीज़ की लोकेशन को भी काफ़ी जल्दी फाइंड करती है, कंसिडरिंग कि वो बहुत शॉर्ट रेंज में हो। यानी कि अगर किसी चीज़ को आप शॉर्ट रेंज में फाइंड करना चाहते हो तो इस केस में ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको ढूंढ के दे देगी उस चीज़ की लोकेशन को, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं UWB जो है वो ऑपरेट करती है बाय सेंडिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेस ऑफ एनर्जी अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी की रेंज आपके पास बहुत ज़्यादा है और आप क्या करेंगे, शॉर्ट पल्स देंगे किसके, अपने सिग्नल के अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टिपिकली फ्रॉम अ 3.1 गीगाहर्ट्ज टू 10.6 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है। ये याद रखो, 3.1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10.6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज, विच अलाउज फॉर हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट्स एंड प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग। सो दीज आर द टू मेन एप्लीकेशंस। एक तो कि ये जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करने की जो रेट होती है बहुत हाई होती है। क्यों? बिकॉज एक तो आप डेटा बहुत शॉर्ट रेंज में ट्रांसमिट कर रहे हो और दूसरा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो बहुत ज़्यादा है।
तो बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी बैंड होगा तो डेटा क्या होगा कि जब आप एक साथ छोड़ोगे सभी फ्रीक्वेंसी बैंड में तो फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो चांसेस है डेटा के पहुंचने के दूसरे डिवाइस तक वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो मैच कर ही जाएगी और फटाफट से डेटा को ट्रांसमिट कर देगी। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर लिमिटेड बैंडविड्थ होगी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कम है तो वहाँ पे मैचिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास वाइड बैंड है तो जल्दी से मैचिंग हो जाएगा और फटाफट से आपका जो डेटा है वो दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज में ये बहुत ही हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करती है और प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग भी यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करती है। It is considered a disruptive technology because of its unique capabilities and its potential to revolutionize communication system। ये बहुत ही disruptive technology मानी जाती है, बहुत ही efficient technology मानी जाती है इसकी unique capabilities के साथ एंड पोजिशनिंग एंड रडार एप्लीकेशंस के साथ। तो इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी सॉलिड है। चलिए पहले बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। पहला की फीचर क्या है, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये काफ़ी वाइड है, राइट। So UWB signals utilize a broad frequency band typically 3.1 GHz से लेकर 10.6 GHz की, which allows for high data rates and reduces interference with other narrowband communication technologies। Definitely यार देखो interference कब होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज शॉर्ट हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी कम हो। तो अब यहाँ पर इन द केस ऑफ UWB आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है काफ़ी वाइड है, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, बिकॉज इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी की आपके पास पूरी लाइन पड़ी हुई है कि आप जब सिग्नल भेजेंगे वो इंटरफेयर करने जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो कैसे पकड़ेगा, ही विल नॉट एबल टू कैच इट। तो इंटरफेरेंस तो होने नहीं वाला है, ईजिली आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा बहुत ही हाई स्पीड के साथ। तो नैरो बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करें, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, तो उन टेक्नोलॉजीज में ये सबसे फास्ट आपको डेटा ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर क्या है, लो पावर कंजप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पावर कंजप्शन काफ़ी लो है, पावर कंजप्शन जो इसमें होता है ये काफ़ी लो है। सो UWB ऑपरेट्स एट अ वेरी लो पावर लेवल्स कंपेयर टू अदर रेडियो टेक्नोलॉजीज लाइक वाईफाई और ब्लूटूथ, ठीक है। वाईफाई और ब्लूटूथ कंपैरिजन में इसकी जो पावर है वो काफ़ी कम कंज्यूम करता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस। तो बैटरी पावर डिवाइसेस के लिए काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है कि जो बैटरी पे चलते हैं, ठीक है, बिकॉज इनकी बैटरी ये बहुत कम खाएगा। द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज लो, यानी कि जो PSD है वो काफ़ी लो है, विच मिनिमाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ UWB सिग्नल्स ऑन अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी कि दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम की पावर ये ज़्यादा नहीं खाएगा बिकॉज इसका जो PSD है यानी कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही कम पावर खाता है, तो इससे आपकी जो बैटरी है दूसरे डिवाइस की वो उतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इसका फीचर हाई डेटा रेट्स, जो मैंने अभी बताया। तो UWB supports high data transmission rates reaching up to 480 Mbps, which makes it ideal for applications requiring rapid transfer of large amounts of data। तो अगर large amount of data यानी कि आपको HD वीडियो फाइल सेंड करनी है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू डिफरेंट कंप्यूटर, तो आप फटाफट से उसको सेंड कर पाओगे बिकॉज इसकी डेटा रेट तो देखो यार 480 Mbps की है, काफ़ी स्पीड है यार। सो रैपिड ट्रांसफर ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा आप यहाँ पे कर सकते हैं, सच एज मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, ठीक है। HD फाइल भेज दो, मतलब 2 GB का पिक्चर है, आराम से भेज दो, फटाफट से पहुँच जाएगा। 2 GB का पिक्चर होगा, यहाँ पे आप देख लो 4 सेकंड में चला जाएगा। एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन में भी ये काफ़ी एफिशिएंट है। नेक्स्ट है इसका हाई प्रिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मोर प्रिसाइज देन GPS कंसिडरिंग द इनसाइड द बिल्डिंग सिचुएशन। जब हम शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में ये GPS से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो UWB कैन अचीव प्रिसाइज डिस्टेंस एंड लोकेशन मेजरमेंट्स, मेकिंग इट हाईली सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस इन इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम्स। यानी जब हम IPS की बात करते हैं, इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, तो ये आपको एकदम प्रिसाइज डिस्टेंस के साथ, यानी कि इवन इन सेंटीमीटर्स की जो डिस्टेंस होते हैं उसको भी ये आराम से ट्रैक करता है। एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ये काफ़ी आराम से ट्रैक कर लेगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉपिंग मॉल में गया, ठीक है, और गलती से मेरा मोबाइल फ़ोन जो है विच इज़ UWB इनेबल्ड अगर कहीं पे खो जाता है, ठीक है, तो जो शॉपिंग मॉल वाले होंगे वो अपने UWB एक्सेस पॉइंट से फटाफट से मेरे मोबाइल की लोकेशन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये इतना एफिशिएंट होता है। सो ये क्या करता है, एसेट ट्रैकिंग, रडार सेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। इट कैन प्रोवाइड एक्यूरेसी विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस को भी ये एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से मेजर कर सकता है, विच इज़ फार सुपीरियर टू ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज लाइक GPS इन इंडोर एनवायरमेंट्स। तो यहाँ पे मेक श्योर कि हम इंडोर एनवायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। GPS तो आउटडोर एनवायरमेंट्स के लिए भी होता है, लेकिन अगर हम इंडोर एनवायरमेंट्स की भी कंसिडर करें तो इट इज़ फार मोर बेटर देन GPS, ठीक है। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट रेंज।
तो ये जो है ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है विथ टिपिकल रेंजेस रेंजिंग फ्रॉम 10 मीटर्स टू 100 मीटर्स। तो ये इसकी रेंज भी दे रखी है, शॉर्ट रेंज कितना, तो 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक के कम्युनिकेशन के लिए ये काफ़ी एफिशिएंट है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड द पावर ऑफ द सिग्नल। एंड देन नेक्स्ट क्या है, इसमें इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है, राइट, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बैंड काफ़ी ब्रॉड है। फ्रीक्वेंसी बैंड काफ़ी ब्रॉड है तो कैसे इंटरफेयर कर पाएगा, किस रास्ते से मुझे पकड़ पाएगा। तो ड्यू टू इट्स वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड लो पावर लेवल्स UWB कैन को एग्जिस्ट विद अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज विदाउट सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस। इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ UWB सिग्नल्स अलाउ इट टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम नैरो बैंड टेक्नोलॉजीज। तो इसके ऊपर किसी भी टाइप का जो है वो इंटरफेरेंस यहाँ पे होने नहीं वाला है, इट विल बी फ्री ऑफ द इंटरफेरेंस, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है, लो इंटरफेरेंस है भाई, शॉर्ट रेंज है, ठीक है, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट हो जाएगी इसके अंदर, फिर और क्या इसके अंदर आप बोलोगे, लो पावर कंजप्शन है, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है, जितने बेनिफिट बताओ कम है, ठीक है, पर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये मेक श्योर करना है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में इसकी वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है, लो पावर कंजप्शन है, हाई डेटा रेट्स है, हाई प्रिसीजन है, ठीक है। शॉर्ट रेंज में ये काफ़ी अच्छा जो है 10 से 100 मीटर की रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है एंड लो इंटरफेरेंस भी इसके अंदर है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ UWB। ये होगा इंडोर पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग में। सो UWB इज हाईली इफेक्टिव इन प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग। ये प्रिसाइज आपको लोकेशन देगा, स्पेशली इन एनवायरमेंट्स वेयर GPS सिग्नल्स आर वीक और अनअवेलेबल सच एज इंडोर स्पेसिस। अब इंडोर स्पेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। UWB बेस्ड सिस्टम्स कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल विद हाई एक्यूरेसी। यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट किया तो फिर लोगों की लोकेशन को जो है वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आपको एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई करके दे देगा, मेकिंग इट यूजफुल इन एप्लीकेशंस लाइक एसेट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड पर्सनल ट्रैकिंग इन वेयर हाउसेज, हॉस्पिटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। यानी कि वेयर हाउस हो गया या तो फिर हॉस्पिटल हो गया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अगर कोई चीज़ खो जाती है तो आप फटाफट से इसके थ्रू जो है इंडोर एनवायरमेंट में इसको ढूंढ सकते हो। देन वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। तो ये क्या बोल रहा है, UWB इज यूज टू क्रिएट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स इनेबलिंग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। यानी कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में ये काफ़ी एफिशिएंट आपको क्या देता है, डेटा ट्रांसमिशन रेट देता है। दीज नेटवर्क्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस लाइक हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया HD वीडियो स्ट्रीमिंग इसके थ्रू आप करवा सकते हैं। डेटा शेयरिंग जो है वो आप करवा सकते हैं इसके थ्रू अमंग डिवाइसेस। मैंने बताया 2 GB का जो आपका मूवी होगा वो विद इन लाइक 5 सेकेंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो सच एज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप UWB को इनेबल करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें जो है हाई ट्रांसमिशन रेट वाली एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, जो है आप डिवाइसेस के अमंग डेटा को शेयर कर सकते हैं और HD वीडियो स्ट्रीमिंग भी इसके थ्रू आप करवा सकते हैं, ठीक है। Then it is also useful in radar and imaging systems. So UWB technology is used in radar systems for applications like ground penetrating radar and through wall imaging. तो ये जो है रडार टेक्नोलॉजीज में भी यूज होता है। रडार जो है वो क्या होता है कि भाई वॉल के थ्रू भी हमारे रडार सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो ये उस तरह की टेक्नोलॉजीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट शॉर्ट पल्सेस अलाउ फॉर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग। तो इसकी जो एबिलिटी है कि वो शॉर्ट पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, उसको हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग करने में हेल्प करता है, मेकिंग इट आइडियल फॉर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू वॉल्स और अंडरग्राउंड। यानी कि ये अंडरग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर देगा। दिस इज इट्स बेनिफिट, क्योंकि रडार में तो क्या होता है कि भाई ये वॉल है तो वॉल के उस साइड की चीज़ तो आप देख नहीं सकते, लेकिन UWB के थ्रू आप उन ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि अंडरग्राउंड हो या तो फिर उसके आर पार मतलब वॉल हो उसके आगे। तो ये ऐसे केसेस में भी यूजफुल है। देन मेडिकल एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। सो UWB इज यूज्ड इन हेल्थ केयर एप्लीकेशंस फॉर प्रिसाइज मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। प्रिसाइज मॉनिटरिंग करके देगा मेडिकल डिवाइसेस की एंड सेंसर्स की। इट इनेबल्स रियल टाइम monitoring of vital signs and can be used in wearable medical devices for continuous health tracking. तो medical and health monitoring में जो है वो आपको health tracking में ये help करेगा because of its precise monitoring, ठीक है, precise monitoring देता है आपको। Then it is also useful in automotive and industrial sensing. तो वहाँ पे ये कैसे यूज होगा, इन ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, यानी कि गाड़ियाँ बनती है जो ऑटोमोटिव हमारा फील्ड होता है उसमें UWB कैन बी यूज फॉर प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग, कीलेस एंट्री सिस्टम्स एंड कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। कोलिजन अवॉइडेंस और इन सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। UWB's हाई एक्यूरेसी इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वेयर इट इज यूज टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ एसेट्स एंड पर्सोनल। यानी कि जो एसेट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, इनकी
पोजीशन को ट्रैक करता है ये, फिर पर्सनल यानी कि लोगों की पोजीशंस को भी ये अच्छे से ट्रैक कर सकता है इन इंडस्ट्रीज। तो इन सब चीज़ों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ UWB एंड वी हैव आल्सो सीन द डेफिनेशन ऑफ UWB कि ये क्या होता है। वी हैव आल्सो सीन दैट कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 3.1 गीगाहर्ट्ज टू 10.6 गीगाहर्ट्ज। और हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं, वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ UWB। सो UWB इज प्रिसाइज टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट कैपेबिलिटीज मेक इट आइडियल फॉर एक्यूरेट लोकेशन ट्रैकिंग एंड डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये क्या है इसका एडवांटेज कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। इट कैन आइडियली एफिशिएंटली मेजर द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, उसको ट्रैक कर सकता है, डिस्टेंस को भी काफ़ी अच्छे से वो क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि एक जो हमारी रेडियो वेव है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक गई तो उसमें उसका कितना समय लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो भी वो काफ़ी एफिशिएंटली क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है? फिर हाई स्पीड क्या है, तो हमें पता है कि वो हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स हमको प्रोवाइड करता है, तो मेकिंग इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर फास्ट डेटा एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया ना वो मूवी एक्सचेंज वाला दैट। उसके बाद लो पावर, यानी कि इसका बहुत पावर कंजप्शन बहुत लो है यार। सो UUWB इज लो पावर ऑपरेशन इज सुटेबल फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस एंड लो एनर्जी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी कि बैटरी पे चलने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है, एंड लो एनर्जी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इट मिनिमाइजेस द इंटरफेरेंस फ्रॉम वायरलेस टेक्नोलॉजीज, यानी कि यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है बहुत कम होगा बिकॉज वी हैव अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ UWB कि यहाँ पे कौन कौन से इसके चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, शॉर्ट रेंज। सो UWB इज बेस्ट सुटेड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विच मे लिमिट इट्स एप्लीकेशन इन वाइड एरिया नेटवर्क्स। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट रेंज नेटवर्क्स, तो उसकी वजह से आप इसको वाइड रेंज नेटवर्क्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज इट्स डिसएडवांटेज। देन रेगुलेटरी इशूज़, यानी कि जो यूज़ है UWB स्पेक्ट्रम का इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। अब ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर रिजर्व फॉर अदर एप्लीकेशंस सच एज मिलिट्री एंड रडार, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को रिजर्व करके रखा है, यानी कि उसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता है सच एज मिलिट्री और रडार के लिए, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिप्लॉय UWB सिस्टम्स विदाउट एडरेंस टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। उसकी वजह से आप इसको जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को आप इसका मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप UWB को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट। इसकी जो कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स है वो गवर्नमेंट ने रिजर्व की है, इसलिए आपको रेगुलेशंस के हिसाब से इसमें चलना पड़ता है। Then let's talk about its complexity. So complexity wise अगर देखें, so UWB systems can be more complex to design and implement compared to other wireless communication technologies due to the wide frequency range and signal processing requirements. तो इसको definitely अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज, बिकॉज यहाँ पे आपको वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है वो रखनी पड़ती है, राइट? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द चैलेंजेस एज वेल। शॉर्ट रेंज है विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क्स। देन रेगुलेटरी इशूज़ में हमने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो UWB का जो स्पेक्ट्रम है वो रेगुलेट किया जाता है, और उसकी वजह से यू हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, राइट? उसके बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्सिटी है बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट बिकॉज इट कंटेन्स द वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? सो कंक्लूजन में एक बार देख लेते हैं जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की अभी तक वो। So UWB radio technology represents a promising solution for a variety of applications that require high data transfer. तो high data transfer वाली एप्लीकेशन होती है उसमें काफ़ी अच्छा यूज़ करेगा। प्रिसाइज पोजिशनिंग, किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रिसाइज लोकेशन फाइंड करनी है तब भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड लो पावर कंजप्शन, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही कम पावर खाता है। इट्स एबिलिटी टू ऑफर एक्यूरेट लोकेशन ट्रैकिंग एंड हाई डेटा रेट्स मेक इट वैल्यूएबल इन इंडस्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर टू ऑटोमेटिव एंड लॉजिस्टिक्स। तो इसकी जो दो मेन एडवांटेजेस है कि एक तो लोकेशन ट्रैकिंग में हेल्प करता है और ये आपको हाई डेटा रेट्स देता है। ये इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है यूजफुल बनाता है, लाइक ऑटोमेटिव एंड logistics, right? So despite challenges like regulatory constraints and short range, UWB's potential to transform wireless communication and sensing applications positions it as a key technology. यानी कि हम मानते हैं कि इसके कुछ disadvantages है, like ये रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एंड इसकी शॉर्ट रेंज, लेकिन अगर उस चीज़ को भी देखें तो उसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक इसको बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के तौर पे साबित करता है ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स एंड IoT सिस्टम्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डीप में देख लिया कि व्हाट इज UWB, यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड, ठीक है, नाम ऐसा काम। चलिए नाउ
let's talk about the last theory of today's session. Write a brief note on software defined radio. ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या होता है उसके ऊपर हमें समझाना है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इज अ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम. ये आपका क्या है, एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है. ठीक है, इट्स अ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मिक्सर्स, एम्पलीफायर्स एंड मॉड्यूलेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर. बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा मज़ेदार है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है, यानी कि जो SDR है, आगे देखो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड, यानी कि इसमें आप किसका यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे. आपका जो रेडियो डिवाइस होता है ना, फिजिकल रेडियो डिवाइस, हार्डवेयर रेडियो की बात कर रहा हूँ, उसमें आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे. अब सोचो क्या होगा. सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इज अ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मिक्सर्स, एम्पलीफायर्स एंड मॉड्यूलेटर्स, यानी कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, कौन से, मिक्सर्स होते हैं जो मिक्स करने के लिए हेल्प होते हैं रेडियो के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं उसको, एम्पलीफायर होते हैं जो एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं सिग्नल्स को, और मॉड्यूलेटर जो मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होते हैं. ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके एक ट्रेडिशनल रेडियो के अंदर, उसको रिप्लेस कर देता है बाय सॉफ्टवेयर, यानी कि अब वो एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो SDR जो है, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है, इनेबल करता है रेडियो टू बी प्रोग्रामेबल एंड एडेप्टेबल. अब इससे हो क्या जाएगा, जब ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बन जाएंगे, यानी कि आपके मिक्सर्स और आपके एम्पलीफायर्स और मॉड्यूलेटर्स जब सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, तो अब आप उसको ईजिली प्रोग्राम कर सकते हो, आप इजीली इसको अडेप्टेबल बना सकते हो, अलाउइंग इट टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एंड देन ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर वो ऑपरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर रेदर देन मॉडिफाइंग हार्डवेयर. तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट. हार्डवेयर तो अब यहाँ पे आता ही नहीं है, राइट. इसलिए अब इसके बात करते हैं हम की फीचर्स के बारे में. सो की फीचर्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. डेफिनेटली यार, बिकॉज अब हार्डवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो रिजिड होता है, बट आपने उसको अब सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी. सो SDR अलाउज डायनेमिक कन्फिगरेशन ऑफ रेडियो पैरामीटर्स. ये जो रेडियो के पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, बैंडविड्थ हो गया, फिर मॉड्यूलेशन हो गया, इन सब में अब आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं. ठीक है, इट विल प्रोवाइड यू द डायनेमिक कन्फिगरेशन थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स. सो दिस इनेबल्स रेडियोज टू सपोर्ट मल्टीपल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स. अब इसकी मदद से जो आपका रेडियो है वो मल्टीपल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकता है. ठीक है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को फॉलो कर सकता है. फिर दूसरा कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज अगर हार्डवेयर होता है और उसमें अगर आपको चेंज करना है तो इट विल कॉस्ट अ लॉट. सो बाय यूजिंग जनरल पर्पस हार्डवेयर सच एज कंप्यूटर और डिजिटल सिग्नल एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, SDR रिड्यूसेस द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर. तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नहीं लाना पड़ेगा, अलग से आपको मिक्सर्स नहीं लाने पड़ेंगे, अलग से आपको मॉड्यूलेटर्स नहीं लाने पड़ेंगे, अलग से आपको एम्पलीफायर्स नहीं लाने पड़ेंगे. सो इट विल लोअर योर कॉस्ट, खर्चा कम कर देगा, एंड इंप्रूव करेगा एडेप्टेबिलिटी को. देन रिकन्फिगरेबिलिटी, यानी कि SDR कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू अडेप्ट टू न्यू स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी चेंजेस विदाउट द नीड फॉर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट. यानी कि अब यहाँ पे आप जो है इजीली उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आप उसको नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है डाल सके, अडेप्ट कर सके, और रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से भी उसको क्या कर सके, चेंज कर सके, विदाउट द नीड ऑफ हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, राइट. उसके अलावा हमारा फोर्थ फीचर क्या है, वाइड बैंड होगा ये. तो SDR सिस्टम्स आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. व्हाई, बिकॉज इट सपोर्ट्स वेरियस वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो अब हमने ऑब्वियसली अब सॉफ्टवेयर में सारे कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दिया है, तो आप इसको इजीली रीप्रोग्राम कर सकते हो बेस्ड अपॉन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो जो ये वाइड बैंड हो गया, यानी कि अब ये जो SDR है इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अब वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो रेडियो होगा वो ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे काम करेगा, जिससे वो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सपोर्ट कर सके, राइट. सो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बन गया, बिकॉज अब यहाँ पे खर्चा नहीं जाएगा. अरे रिकन्फिगरेबिलिटी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी इजीली रीप्रोग्राम्ड. और ये वाइड बैंड भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ इसको क्या कर सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं ऑफ ऑपरेटिंग ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन कहाँ पे आ गई इसकी, मिलिट्री एंड डिफेंस में. तो मिलिट्री एंड डिफेंस में दे यूज द रेडियो कम्युनिकेशन, राइट. सो SDR इज यूज्ड इन मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स इज रिक्वायर्ड. तो वहाँ पे उनको फ्रीक्वेंटली क्या करना पड़ता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है. तो उस केस में ये आपका बहुत अच्छा यूजफुल केस दे देगा. उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस में, तो टेलीकम्युनिकेशंस में कैसे यूज करेगा, सो SDR इनेबल्स एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूसेज. यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रम है
फ्रीक्वेंसी का, उसका यूसेज काफ़ी अच्छे से होगा एंड अलाउज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल वायरलेस स्टैंडर्ड्स, यानी कि 4G में भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, 5G में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि आप मल्टीपल वायरलेस स्टैंडर्ड्स में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन द सेम हार्डवेयर के ऊपर, राइट। यानी कि आपको हार्डवेयर तो चेंज करना ही है, उस हार्डवेयर के अंदर आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो आप बस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को चेंज करो, उसके हिसाब से आप डिफरेंट वायरलेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको ऑपरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। फिर आएगा इमरजेंसी कम्युनिकेशन। सो SDR प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स दैट कैन बी इजीली कन्फिगर्ड फॉर वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी कि आपको ये रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसको आप इजीली कन्फिगर कर सकते हो फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, राइट। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हो गई। ओवरऑल SDR जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिकन्फिगरेबिलिटी प्रोवाइड करता है और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, मेकिंग इट अ की टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इसी के साथ हमारा जो 6th चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसी के साथ इस वीडियो को हम ऐड करते हैं एंड येस वन मोर थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड like this video, right? So bye bye.